नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था संधि से भाग 1, जिसमें आप लोगों ने क्या जाना तो संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार होते हैं, और स्वर संधि के बारे में आप लोगों ने उसके जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी के बारे में आप लोगों ने जाना। इस वीडियो में आप जानेंगे संधि का भाग 2। संधि का कौन सा भाग 2, ठीक है। इसमें क्या तो व्यंजन संधि की चर्चा होगी। किस संधि की चर्चा होगी? व्यंजन संधि की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे भाग 2 में व्यंजन संधि की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। संधि भाग 2, जिसमें आप जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में, और इसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि व्यंजन संधि होता क्या है। समझिए, व्यंजन संधि व्यंजन के बाद, किसके बाद? तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन क्या आए? स्वर या व्यंजन आए। आप सभी आदमी जानते हैं कि व्यंजन वर्ण 2 तरह के वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है किसकी सहायता से होता है? तो स्वर वर्ण की सहायता से होता है, ठीक है। जितने भी आपके कवर्ग हो गए, क ख ग घ अंग, जानते ही हैं आप लोग, चवर्ग हो गए, पवर्ग हो गए, तवर्ग हो गए, तवर्ग हो गए, ये सभी ये सभी क्या है? आपके व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है, ठीक है। हालांकि इसका मैं वीडियो आप लोगों को मैं भेज चुका हूं, है ना, हिंदी व्याकरण का वर्ण से संबंधित उसको जाकर के आप लोग देख करके वहां पे आप सीख सकते हैं कि क्या होता है स्वर वर्ण और क्या होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, किसके आने से? तो स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो व्यंजन संधि कहते हैं। कौन सा संधि कहते हैं? व्यंजन संधि। कब? तो जब व्यंजन के बाद क्या आए? स्वर या व्यंजन आए, तो उससे जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? व्यंजन, है ना, उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। समझ गए? जैसे वाक जोड़ ईश, देखिए यहाँ पे क है। मैंने आपको इससे पहले भाग 1 में बताया था कि संधि हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहले वर्ण का होता है। वही बात यहाँ भी, पहला शब्द है आपका वाक, इसमें किसका? तो क का अंतिम वर्ण से मतलब है, और दूसरा शब्द है आपका ईश, है ना, इसके दीर्घ ई से मतलब है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण। तो यहाँ देखिए क है। क्या है? क है। और आप सभी जानते हैं कि व्यंजन का शुद्ध रूप जो होता है व्यंजन लिखने का, उसमें एक हल लगा दिया जाता है, तिरछी रेखा जो है ये लगा दी जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह क्या है? शुद्ध व्यंजन है। क्या है? शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। तो इस क का ई के साथ देखिए जब संधि हुआ तो बन गया गी। अब ये क से ग में बदल गया। बड़ा लफड़ा वाला बात है। आप लोग भी मन में बहुत सारा प्रश्न उठ रहा, कैसे ये क ग बन गया, ठीक है। तो आगे इसका नियम आप लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं करें, नहीं तो आपकी चतुराई घट जाएगी, ठीक है। तो वाक जोड़ ईश अर्थात बन गया वागीश। कैसे बनता है? आगे नियम है, इसके नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सत जोड़ जन, त और ज का संधि हुआ तब पूरा क्या हो गया? आधा ज और फिर पूरा ज, ज संयुक्त तो हो गया, तब क्या हो गया? सज्जन। क्या हो गया? सज्जन, ठीक है। उसी प्रकार से उत और लास, ये बन गया आपका उल्लास। ये तो मैंने आपको बस उदाहरण के तौर पे दिया कि व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। इसके बाद आप लोग जानेंगे नियमों के बारे में कि कैसे ये जो क है वो ग कैसे बन गया, उसके बाद ये त जो है ये ज कैसे बन गया, और ये त जो है फिर ल कैसे बन गया। इन सभी का नियम है। इस नियम को अभी आप जानेंगे, बस वीडियो में आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। नियम नंबर कौन सा? 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है? ध्यान दीजिए, समझिए ध्यान से। कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। 5 ही वर्ग होते हैं। वर्ग कहने का मतलब जब भी आपको वर्णों के वर्ग की बात करें, वर्ग, तो उसमें क्या होगा? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन? चवर्ग, पहले तो आपका कवर्ग, उसके बाद चवर्ग, उसके बाद टवर्ग, उसके बाद टवर्ग,
और पांचवा आपका हो जाता है पवर्ग। और पांचों में 5 5 वर्ण होते हैं, तो कितना हो गया 5 5 25, 25 टोटल वर्ण हुए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि वर्ग के पहले वर्ण, कवर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, क होगा। चवर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, च होगा। का तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी विकार हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या कहता है नियम, इसको डिटेल में जानिए। किसी वर्ग के पहले वर्ण, जैसे कवर्ग का पहला वर्ण क्या है, क, चवर्ग का क्या है, च, फिर टवर्ग का क्या है, ट, फिर तवर्ग का क्या है, त, और फिर पवर्ग का क्या है, प। उसी प्रकार से का मेल किसी स्वर अथवा किससे हो, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाए। ठीक है, कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, तो ग होगा। चवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ज होगा। इसी प्रकार से इन सभी का तीसरा वर्ण ये दिया हुआ है यहाँ पे, तीसरा वर्ण। ठीक है, या क्या हो जाए, चौथे वर्ण ग, झ, कवर्ग का चौथा वर्ण, पढ़िए, क, ख, ग और चौथा घ। ठीक है, तो चौथा वर्ण अगर हो जाए, चवर्ग का च, छ, ज, चौथा वर्ण क्या है, झ। ठीक है, उसी प्रकार से त, थ, द, ध, फिर त, थ, द, ध, और फिर प, फ, ब, भ, ये चौथा वर्ण हो गया। अथवा अंतस्थ व्यंजन। अब क्या होता है अंतस्थ व्यंजन, ये मैंने वर्ण वाले भाग में बता रखा है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो अंतस्थ में कितने, 4 ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन, य, र, ल और व। इन चारों वर्णों को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कि किसी वर्ण से होने पर, क्या होने पर, तो मेल होने पर, मतलब संधि होने पर क्या हो जाता है, वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, जो वर्ग का पहला वर्ण होगा क, वो अपने ही वर्ग के क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित यानी कि बदल जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। ये लीजिए एग्जाम्पल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। नियम तो आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, क का क्या हो जाना, ग हो जाना। अब देखिए यहाँ पे दिक और जोर क्या है आपका, गज। अब यहाँ पे दिक के क है, देखिए कवर्ग, और यहाँ के क्या, इसके बाद तीसरा, इसी वर्ग के तीसरा वर्ण यहाँ पे आ गए हैं ग, तो क्या हो जाता है, उसी वर्ग का संधि जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ये क जो है क्या बन गया, ग, और दो ग जो है एक साथ लिखाता नहीं है, तो क्या होगा, एक ग को हम लोग आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। ठीक है, तो सिंपल समझिए, एकदम आसान भाषा में। तो क्या हो गया, ये दी ये क जो है किसमें, चूंकि ये पहला वर्ण है कवर्ग, इसके बाद आया है इसका, इसी का तीसरा वर्ण आ गया है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग, तो यह क जो है किसमें परिवर्तित होगा, ग में। आई तो पहले से यहाँ पे एगो ग बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ग को हम लोग आधा कर देंगे। ठीक है, तो हो गया दी आधा ग, फिर पूरा ग, ज यानी कि दिग्गज। क्या हो गया, दिग्गज। ठीक है, उसी प्रकार से च का ज हो जाना। देखिए अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, च है, इसके बाद देखिए स्वर आ गया अ। अब देखिए क्या हो जाएगा, अच, तो ये क्या बन जाएगा, इसी वर्ग का क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था ना, च आए का मेल अथवा किसी वर्ग के तीसरे, ठीक है, चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ, है ना, आए, नियम तो बता ही रखा है मैंने आपको। तो क्या बन गया, अच जोर अंत, अर्थात ये हो गया च किसमें, ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो च छ ज, तो क्या बन गया, अजंत। क्या बन जाएगा, अजंत। उसी प्रकार से देखिए ट का ड होना, शट, शट है ना, शट प्लस आनन। अब यहाँ देखिए ट जो है, ट ये क्या हो जाएगा आपका, ड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ड में कैसे परिवर्तित हो गया, तो ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ट का ड में आ, यहाँ पे आ है, तो क्या हो जाएगा, शडा, शडा, है ना। अब तो क्या बन जाएगा, शडानन। क्या बन जाएगा, शडानन। ठीक है, फिर वहां देखिए अब एग्जांपल, त का द होना, तो त इसका देखिए त, और क्या हो जाएगा इसका द, तो गु, त गुण, तो सत द, त जो है बन जाएगा ग। ठीक है, तो क्या हो गया, सद गुण। क्या हो गया, सदगुण। फिर देखिए प का ब होना, तो प जो है प, ये का इसका क्या होना, ब होना। कब होता है, तो प, इसके बाद है ज। ठीक है, क्या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं है।
तो क्या प बन जाएगा, आधा ब बन जाएगा, यानी कि पब्ज, प फ ब, प का पवर्ग का तीसरा वर्ण ब होता है, तो क्या हो जाएगा अब्ज, क्या हो जाएगा अब्ज। क्लियर, ये था आपका नियम नंबर 1। अब आते हैं हम लोग नियम नंबर 2 में। किसमें, नियम नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का किसमें, तो पांचवें वर्ण में परिवर्तन। कैसे, तो किसी वर्ग के पहले वर्ण, अर्थात इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, ठीक है, ये सब क्या है, पहला वर्ण है, 5 वर्ग होता है, मैंने बता दिया, का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण क्या होता है पता ही है आप लोग को, केवल न और म, केवल क्या लेना है आपको, न और म, यही 2 चीज का चर्चा करना है यहाँ पे, ठीक है, से हो, क्या हो, तो मेल हो यानी संधि हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाता है, 5वां वर्ण हो जाता है। तो कवर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, पहला क, ख, ग, घ, फिर 5वां वर्ण क्या होगा, अंग। तो वही बता रहा है कि अंगा हो जाता है, र हो जाता है, न हो जाता है, न हो जाता है, और पवर्ग का म हो जाता है, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे देखिए क का अंगा होना, ठीक है, वाक जोर मैं। अब देखिए कि क, और देखिए प, फ, ब, भ, म, ये क्या है, पवर्ग का 5वां वर्ण। नियम कहता है ना, कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, है ना, का मेल किसी अनुनासिक वर्ण न और म से। देखिए यहाँ पे म आ गया है ना, म आ गया है, तो क जो है, इसी कवर्ग जो है, क कवर्ग का है, तो इसका क्या 5वां वर्ण हो जाएगा, तो क से क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वांग। अब म य को उतार दीजिए तो क्या बन गया, वांगमय, क्या बन गया, वांगमय। उसी प्रकार से ट का न होना, ठीक है, षट, षट प्लस मुख। अब यहाँ देखिए ये भी क्या है आपका, म आया है, यहाँ भी नियम कहता है कि म आना चाहिए, नहीं तो न आना चाहिए। अब देखिए ट का क्या होता है, 5वां वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, और फिर न, है ना, टवर्गीय न, तो यहाँ क्या होगा, आधा टवर्गीय न हो जाएगा, और मुंह है और ख है, उतार दीजिए तो क्या हो जाए, षण्मुख, क्या हो गया, षण्मुख। उसी प्रकार से त का न हो जाना, त का न हो जाना कैसे, तो देखिए जगत, जगत, जगत के त है, और यहाँ देखिए नियम कहता है कि न और म होना चाहिए, तो न तो है, ये है बैठा हुआ यहाँ पे, है ना, इसके साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो देखिए ये न का क्या हो जाएगा, त का न हो जाएगा, और 2 न को एक साथ क्या करेंगे, एक न को हम लोग आधा कर देंगे, तो आधा कर दिए, और नाथ को उतार दिए, हे नाथ, हे प्रभु, तो क्या हो गया, जगन्नाथ, क्या हो गया, जगन्नाथ, यानी जो जगत के नाथ है, ठीक है। तो ये था आपका नियम नंबर 2। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम लोग नियम नंबर 3 की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है, 6 संबंधी नियम। किस संबंधी नियम, तो 6 संबंधी नियम। क्या कहता है, तो किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर समझते ही है, आ ह्रस्व नहीं है, क्या है, दीर्घ है, या अ ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, है ना, ए, ये सभी क्या ह्रस्व स्वर हैं। मैंने पहले ही बता रखा है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण के वर्ण वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, तभी आपको संधि समझ में आएगा। और संधि यदि समझ में आ गया ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदी व्याकरण का पार्ट बाय पार्ट, चप्पा चप्पा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ह्रस्व स्वर या आ का मेल जब किससे हो जाए, छ से हो जाए। किससे हो जाए, छ से हो जाए, तो क्या हो जाता है, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। छ से पहले क्या जोड़ देते हैं हम लोग, च जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, च, ठीक है। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, समझिए इसको। स्व अजोर छंद, देखिए ह्रस्व स्वर व बोलिए व, इसमें क्या है अ, ठीक है। और जब तक मैं यहाँ पे हल नहीं दूंगा तब तक समझिए क्या वो व्यंजन का रूप नहीं है, बल्कि इसमें स्वर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो जब हल दे देते हैं, तिरछी लाइन दे देते हैं, तो क्या शुद्ध व्यंजन होता है, वहां पे स्वर की कोई रहने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्व प्लस छंद, देखिए व में क्या है अ,
और यहाँ क्या आ गया, छ आ गया। तो क्या कहता है नियम कि छ से होता है तो छ से पहले क्या हो जाता है, च जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, च। और च में यहाँ हलंत है अर्थात आधा च जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आधा च जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे छ क्या हो गया, स्व, और उससे पहले आधा च जोड़ दिए। देखिए नियम कब होगा, जब स्वर और स्वर के बाद छ आए। क्या है, छ आए, यानी छ क्या है, व्यंजन है। आधा च छंद को उतार दिए तो क्या बन गया, स्वच्छंद। क्या बन गया, स्वच्छंद। उसी प्रकार से परी जोड़ छेद। अब देखिए यहाँ पे र है और र में इधर से ई की मात्रा लगा है। इसका अर्थ यह होता है कि ह्रस्व ई लगा है। कौन सा ई लगा है, ह्रस्व ई। और नियम कहता है कि ह्रस्व स्वर हो गया। तो परी प्लस छेद, छ आ गया, फिर ई के बाद छ आ गया, तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आधा च हो जाएगा और उसके बाद छेद को उतार दीजिए। ऐसा नहीं कि छेद कर दीजिएगा आप, है ना, किसी चीज में छेद कर दीजिएगा। परी जोड़ छेद यानी कि परिच्छेद। क्लियर। अब आइए अनु जोड़ छेद। अब यहाँ देखिए सब में छेद ही है, नहीं ऐसा नहीं कि, है ना, ऐसे ही भी आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर, चलिए, तो यहाँ पे अनु जोड़ छेद। तो नौ में क्या है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ण में जब हम लोग ऊ की मात्रा इधर से लगाते हैं तो क्या होता है, ह्रस्व ऊ, यानी कि स्वर हो गया। और कौन सा स्वर, तो ह्रस्व स्वर हो गया। ठीक है। और इसके बाद क्या आ गया, छ आ गया, तो क्या होगा, फिर आधा च क्या होगा, आ जाएगा। तो अनु के बाद आधा च आ गया और छेद को उतार दीजिए तो क्या बन गया, अनुच्छेद। क्या बन गया, अनुच्छेद। फिर आइए वी प्लस छेद। अब यहाँ देखिए वी में ह्रस्व ई की मात्रा प्लस छ आइए गया, नियम यही कहता है। तो क्या बन गया, वी के बाद आधा च आ गया, छेद को उतार दिए तो क्या बन गया, विच्छेद। क्या बन गया, विच्छेद। तो ये था आपका नियम नंबर 3। अब चलेंगे हम लोग नियम नंबर 4 की ओर। ठीक है। तो आइए अब कौन सा, नियम नंबर 4। कौन सा संबंधी नियम, तो त संबंधी नियम। त संबंधी नियम क्या कहता है नियम, तो समझिए। अब नियम कहता है कि यदि त के बाद च छ हो तो, कौन कौन हो, च हो और क्या हो, छ हो, तो त च में बदल जाता है। ध्यान से समझिए, यदि त के बाद च हो और क्या हो, छ हो, तो क्या कहता है, त जो है वो च में बदल जाता है। किसमें, त में, त जो है किसमें, च में बदल जाता है। ठीक है। जैसे यहां देखिए उत्जोर चारण, उत्जोर चारण। देखिए त के बाद च आ गया ना, नियम जो कहता है कि त के बाद च या छ हो, तो त के बाद च आ गया तो क्या हो जाता है, त का च हो जाता है। तो दो च को तो एक साथ लिखेंगे नहीं, चूंकि यहाँ भी चा बैठा हुआ है, चा, तो यहाँ से त जो च में बदला इसको कर दिए आधा च और उसके बाद पूरा च, तो बन गया उच्चा। और रन को उतार दीजिए तो क्या हो गया, उच्चारण। क्या हो गया, उच्चारण। ठीक है। अब यहाँ देखिए जगत जोड़ छाया। यहाँ देखिए त के बाद क्या आया, छ। नियम में कहता था कि त के बाद क्या आना चाहिए, छ आना चाहिए। ठीक है। तो त के बाद आ गया छ, तो क्या हो गया, ये त जो है आधा च में बदल गया और छाया को उतार दिए तो बन गया जगत छाया। क्या बन गया, जगत छाया। यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को। अब चलिए अगला है आपका त के बाद, इसमें अभी और भी है, त के बाद क्या आए, तो ज या झ आए, ज आए या क्या आए, झ आए, तो त जो है वो किसमें, ज में बदल जाता है। त किसमें, ज में। देखिए अब जैसे समझिए यहाँ पे सत जोड़ जन, त के बाद क्या आया, ज आया। नियम क्या कहता है, त जो है ज में बदल जाता है। अब मैंने बताया कि दो ज एक साथ तो लिखाएगा नहीं, तो क्या टकरा के अपने आप में मार फंस जाएगा, तो मार फंसाना है नहीं। ठीक है। तो एक ज को हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे, और एक ज तो है ही यहाँ पे जन, तो हो गया सज्जन। क्या हो गया, सज्जन। फिर देखिए उत जोड़ झटिका, तो त के बाद क्या आया, झ आया, तो देखिए त का फिर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए, तो यहाँ तो झ है, ज तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे आधा ज ही आपको लिखना है। एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि आधा ज ही लिखना है, कोई किंतु परंतु वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो उज्झटिका क्या हो जाएगा, उज्झटिका। क्या हो जाएगा, उज्झटिका। ठीक है। ये था आपका इसका दूसरा, किसका, त संबंधी नियम का दूसरा। आइए अब तीसरा नियम क्या कहता है, समझिए। यदि त के बाद
ट या ड आए। ठीक है, तो त का क्रमशः क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, और ड का क्या, ड ही रहेगा, वही हो जाता है, में बदल जाता है। जैसे बृहत जोड़ टिका, अब देखिए यहाँ पे त जो है वो ट में ही रहेगा। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, डबल कर देना है, यहाँ पे ये नियम है, डबल कर देना है। अब फिर देखिए, तो बृहत जोड़ टिका, त के बाद क्या है, ट आया, टवर्ग ट आया, तो देखिए यहाँ पे बृहत टिका क्या हो जाएगा, बृहत टिका। एक ट को आप यहाँ पे आधा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप नीचे से भी लगा सकते हैं, वो भी आपका सही माना जाएगा। उसी प्रकार से उत्जोड़ डयन, देखिए त के बाद ड आया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन, क्या हो जाएगा, उड्डयन। ठीक है, ये था आपका नियम नंबर 4 का 3। ठीक है, आइए फिर और भी होगा इसमें। चौथा नियम क्या कहता है इसका, त संबंधी नियम का, कि यदि त के बाद ल हो, त के बाद क्या हो, तो ल हो, तो त जो है वो किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। जैसे उत्जोड़ लाश, देखिए त के बाद क्या आया है, ल आ गया, तो क्या करता है, त जो है ल में बदल जाता है। फिर अब 2 गो ल है, ठीक है, तो ये एक ल को क्या आधा कर देना होगा, तो उल्लास, ये त जो है आधा ल में बदल गया, और लाश को उतार दिए तो क्या हो गया, उल्लास, क्या हो गया, उल्लास। ठीक है, फिर आइए इसका 5वां नियम क्या कहता है, त संबंधी नियम कहता है कि यदि त के बाद तालव्य श हो तो त का क्या हो जाता है, च में, तथा तालव्य श जो है वह किस में, छ में बदल जाता है। बहुत अच्छा नियम है, ध्यान से समझिए। त के बाद तालव्य श हो तो त जो है किस में, च में बदल जाएगा, और श जो है वह किस में, छ में बदल, डबल चेंजिंग होगा यहाँ पे, डबल चेंजिंग है ना, दो बदलाव। उत्जोड़ श्वास, उत्जोड़ श्वास, अब यहाँ देखिए त के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए त के बाद क्या है, आधा तालव्य श है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त का क्या कहता है कि तालव्य श, ठीक है, त का त च में बदल जाएगा, और तालव्य श किस में, छ में बदल जाएगा। तो त जो है देखिए च में बदल गया, आधा च में, और श जो है तालव्य श इसमें वो किस में बदल गया, छ में बदल गया, तो क्या हो गया, उच्च, क्या हो गया, उच्च। और उसके बाद इसमें से बचा वास, श्वास, वास, श्वास में क्या है, वास, उसको उतार दिए तो बन गया उच्छ्वास, क्या बन गया, उच्छ्वास। क्लियर, ये था आपका त संबंधी नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका एक और नियम है इसमें, चलिए 6ठा नियम त संबंधी नियम में ही, यदि त के बाद ह हो, त के बाद क्या हो, ह हो, तो त जो है यह किस में बदल जाता है, द में बदल जाएगा। जब कब, तो जब त के बाद ह हो, तो त किस में, द में बदल जाएगा, और ह किस में बदल जाएगा, तो ध में बदल जाता है। क्लियर। जैसे उत्जोड़ हार, ये त किस में बदलेगा बताइए, द में, और ह किस में बदलेगा, ध में। कब, जब त के बाद नियम कहता है ह हो, नियम बैठ रहा है, तो त बदल गया आधा, बोलिए द में, तो उद है ना, और फिर ध, तो ध क्या, आधा, तो क्या बन गया, उद्धार, क्या बन गया, उद्धार। समझ गए बात, ये था आपका त संबंधी नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है आपका नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है इसमें, तो न संबंधी नियम, न संबंधी नियम क्या कहता है इस नियम में, तो ध्यान दीजिए। कहता है, क्या कहता है कि यदि री के बाद र हो या मूर्धन्य श हो के बाद न व्यंजन आए, री, र और मूर्धन्य स, इस तीनों के बाद क्या आए, कौन सा व्यंजन, तो न व्यंजन आए, तो न जो है ये टवर्गीय न में बदल जाता है। किसमें, टवर्गीय न में बदल जाता है। ठीक है, कब, जब री, र और मूर्धन्य श के बाद न आए तब। अब देखिए यहाँ समझिए, र, परी, यहाँ देखिए र में र आया ना, यहाँ पे र समझिए कि र आया, और इसके बाद क्या आया, न आया, तो र के बाद न आया ना, तो परी का परी रह गया। अब देखिए छोटी न था, ये बड़ी न में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, तो हो गया परिणाम। फिर देखिए भूष जोड़ अन, अब यहाँ देखिए मूर्धन्य श है, मूर्धन्य श के बाद क्या आया, क्या आया बोलिए, अन। अब देखिएगा यहाँ पे न जो है ना लास्ट में है,
ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस अ का इसके साथ संधि हो जाएगा, किसके साथ, मूर्धन्य श के साथ, तो मूर्धन्य श है ना, अ रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए भूष जोड़ अन, तो यहाँ पे देखिए भूष जोड़ अन, तो क्या बन गया, भूषण। यानी इस नौ का केवल इतना पकड़िए कि छोटी नौ जो है वो बड़ी नौ में परिवर्तित हो गया है। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये था आपका नौ संबंधी नियम। चलिए अगले नियम में हम लोग चलते हैं। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में क्या कहता है, म संबंधी नियम। क्या है इसमें, तो ध्यान दीजिए। कहता है कि यदि म का मेल किससे हो, तो क से है ना म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से हो, यानी कवर्ग से लेकर के आप म यानी कि पवर्ग तक किसी भी व्यंजन वर्ग से हो, तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी पंचम अक्षर है ना में बदल जाता है। जैसे सम प्लस कलन। अब यहाँ देखिए सम म है और उसका क्या आया है, क आया है। देखिए म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन से, तो क आ गया, म के बाद क आ गया, तो क्या होता है, उसी वर्ग का पंचमाक्षर। तो म क ख ग घ अंग, तो क्या स में अंग, तो क्या शंग, क्या बन जाएगा, शंग, है ना। और उसके कलन को उतार दिए तो बन गया संकलन। क्या बन गया, संकलन। उसी प्रकार से सम जोड़ पूर्ण, तो यहाँ भी देखिए प आ गया, पवर्ग कोई भी चीज आ जाए, कवर्ग से लेकर के और प फ ब भ म तक का कोई भी वर्ण आ जाए बीच का, चाहे वहां म तक का, तो क्या होगा, उसका पंचम वर्ण। यहाँ भी देखिए सम प्लस पूर्ण, तो क्या हो जाएगा, बोलिए सम, क्या हो जाएगा, सम। यहाँ किसका, प का। देखिए ध्यान से, प का पंचम वर्ण क्या होता है, क्या होता है, बोलिए। यहाँ पे इसको मैंने पढ़ा संग, 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 अंग का उच्चारण, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सम। सम क्यों पढ़ते हैं, संपूर्ण, संपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे ये पवर्ग जो है पंचमाक्षर में क्या होता है, प फ ब भ म, पवर्ग का पंचम अक्षर म होता है, तो क्या सम, संपूर्ण, यानी कि यहाँ पे अनुस्वार जो है दिखा रहा है कि वो म में परिवर्तित हो गया है, यानी कि संपूर्ण। समझ गए। आइए इसी में अगला एक नियम है कि यदि म का मेल किससे हो, य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह से हो, तो म का हमेशा अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अब समझिए यहाँ पे समजोड़ योग नियम कहता है ना कि म का मेल य र ल व इसमें से किसी के साथ भी हो जाए तो क्या होगा, अनुस्वार हो जाता है। देखिए समजोड़ योग म का संधि य से होगा तो अनुस्वार होगा। तो देखिए यहाँ पे म हट गया और स के ऊपर क्या अनुस्वार लग गया और योग को उतार दिया, तो क्या बन गया, संयोग। क्या हो गया, संयोग। ठीक है। समजोड़ रक्षक, यहाँ देखिए समजोड़ रक्षक, म के बाद क्या आया, यहाँ देखिए र आया, य र आ गया ना, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका अनुस्वार हो जाएगा। इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। म का हमेशा क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। तो म क्या, अनुस्वार में मतलब एक बिंदु ऊपर बैठा दीजिए तो क्या हो गया, संरक्षक। क्या हो गया, संरक्षक। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए समजोड़ लाप। अब यहाँ देखिए म के बाद क्या आया, ल आया, है ना, तो ल आया तो इसका फिर म का क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तो देखिए स के ऊपर अनुस्वार एक बिंदु दे दीजिए तो हो गया संलाप। क्या हो गया, संलाप। उसी प्रकार से समजोड़ विधान क्या हो जाएगा, संविधान। उसी प्रकार से समजोड़ शय यानी संशय। उसी प्रकार से समजोड़ सार यानी संसार। उसी प्रकार से समजोड़ हार यानी कि संसार। यानी कि जब भी म का मेल इन सभी वर्णों से होगा तो म का क्या होगा, अनुस्वार, यानी म गायब और उससे पहले वाले वर्ण पे क्या होगा, एक बिंदु क्या करना है, डाल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है आपका तीसरा, इसी में क्या कहता है तीसरा नियम कि यदि म के बाद क्या आए, म आ जाए, यदि म के बाद क्या आ जाए, म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि म के बाद म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समजोड़ मान। अब कहिएगा सर यहाँ पे ये म का क्या हो गया, अनुस्वार कुछ नहीं हुआ है, तो बिल्कुल सही है। ये म जो है आधा म में परिवर्तित हो गया, अब मान को उतार दीजिए तो क्या हो गया, सम्मान। मतलब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कब, जब म के बाद म आ जाए। म के बाद म आया है तो कोई परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। और ये हलन दिखा रहा है कि इसका क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है।
नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कहता है? सौ संबंधी नियम। सौ संबंधी नियम क्या है समझिए इसको। क्या कहता है कि यदि 100 से पहले, किससे पहले? 100 से, दंत 100 से पहले अ तथा आ को छोड़कर, किसको किसको छोड़कर? अ तथा आ को छोड़कर कोई अलग स्वर आए, स्वर 11 होते हैं, तो अ आ को छोड़ के कोई अलग स्वर आए तो दंत स का मूर्धन्य श हो जाता है। क्या हो जाता है? दंत स का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे वी जोड़ सम, अब यहाँ देखिए वी में क्या है? तो ह्रस्व ई है, ये तो पता ही होगा आपको। वी में इधर से ई कार लग गया, मतलब कि क्या है? ह्रस्व ई है। और यहाँ क्या? स आ गया, देखिए दंत स आ गया। स से पहले अ, देखिए अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तो देखिए स से पहले यहाँ ई आया तो कोई अलग स्वर है ना, अ आ तो है नहीं, ई आ गया। ठीक है, तो इस क्या कहता है कि स का मूर्धन्य श, तो देखिए वी का वी उतर गया, दंत स जो है किसमें? मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया। अब म को उतार दिए तो बन गया विषम। क्या बन गया? विषम। उसी प्रकार से सु जोड़ समा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ण में इधर से अगर उ की मात्रा लगा दें तो क्या होगा? ह्रस्व उ होगा। क्या होगा? ह्रस्व उ की मात्रा लगी होती है ना। अब यहाँ देखिए समा है ना, तो यहाँ देखिए सु जोड़ समा, तो सु तो रहेगा ही, लेकिन ये स जो है किसमें? दंत स जो है मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या बन गया? सुषमा। क्या बन गया? सुषमा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका संधि का भाग 2 हो गया है फाइनल। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाग 3। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिएगा आप लोग। चलते हैं एक मोटिवेशनल क्वाइट्स की ओर। संस्कृत में है, क्या है? तो ध्यान से देखिए, पढ़ना भी आप लोग सीखिए। संस्कृत हमारी जननी है, यही भाषा एक ऐसी भाषा है जिससे सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। परम आदरणीय भाषा है ये, इसका आदर कीजिए, ये संस्कार भर देगा आपके हृदय में और आपका पूरा शरीर जो है ना शुद्ध हो जाएगा। बस एक बार उच्चारण तो करके देखिए। ठीक है, चलिए क्या कहता है कि दुर्जनः स्वभावेन, दुर्जनः स्वभावेन परकार्ये विनश्यति, नोदर तृप्ति मायाति मूषकः वस्त्र भक्षकः। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो एक दूसरे से जलता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, वह दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव जो होता है, नेचर जो होता है, ही दूसरे के कार्य बिगाड़ने का होता है। हमेशा चाहेगा कि दूसरे का काम क्या कर दे? बिगाड़ दे। कोई अच्छा कर रहा है, समाज में रह के कोई भला का काम कर रहा है, चाहेगा कि उसको समाज में है ना, उसको क्या कर दे? नीचे दिखा दे, नीचा दिखा दे। ठीक है, ये दुष्ट व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। वस्त्रों को, जैसे वस्त्रों को काटने वाला चूहा पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? कपड़े को कुतरने के लिए काटता है। चूहा से उसको पेट नहीं, चूहा को कपड़े काटने से पेट नहीं भरता है, बस कुतरता है, वही हाल है। ठीक है ना, तो वही कह दिया कि दुर्जनः स्वस्वभावेन परकार्ये विनश्यति नोदर तृप्ति मायाति मूषकः वस्त्र भक्षकः। है ना, इसी चीज को आप इसको श्लोक को गा करके भी कह सकते हैं। कैसे? दुर्जनः स्वस्वभावेन परकार्ये विनश्यति नोदर तृप्ति मायाति मूषकः वस्त्र भक्षकः, मूषकः वस्त्र भक्षकः। ठीक है, इस तरीके से आप संस्कृत के श्लोकों को अच्छे से गा करके अगर करते हैं उसका उच्चारण, तो बड़ा ही आनंद आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग भाग 3 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।